हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम या किसी सीजी व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम और सीजी व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लगातार मिलता रहेगा, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि कितनी हुई है। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए निधियों का कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है। तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो है इंदिरा आवास योजना को आवंटित निधि का 15% जो राशि है वो अल्पसंख्यक समुदाय को प्रोवाइड किया जाता है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 15%। आज का पहला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के संबंध में सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। पहला है, इस योजना के लिए आवंटित राशि का 60% व्यय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, IAY यानी इंदिरा आवास योजना की निधियों को केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य राज्यों में क्रमशः 75 और 25 के अनुपात में बांटा जाता है। तीसरा ऑप्शन है, इंदिरा आवास योजना 1 जनवरी 1996 को प्रारंभ किया गया था। चौथा ऑप्शन है, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान के लिए जमीन उपलब्ध कराने की लागत 60 और 40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। तो प्रश्न में कहा गया है कि इंदिरा आवास योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो मकान के लिए जमीन उपलब्ध कराने की जो लागत है वो 60 और 40 के अनुपात में नहीं होता, ये होता है 50:50, यानी 50 और 50 के अनुपात में होता है, जिसमें 50% भागीदारी केंद्र सरकार उठाती है, ठीक है, वहन करती है, ठीक है, और 50% राज्य सरकार वहन करती है जमीन उपलब्ध कराने की लागत का। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे सही हैं कि इंदिरा आवास योजना जिसे प्रारंभ किया गया था 1 जनवरी 1996 को, सही है। और इस इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य राज्यों में 75 और 25 के अनुपात में बांटा जाता है जो निधियां हैं वो। और इस योजना के अंतर्गत जो है आवंटित राशि, यानी कि इंदिरा आवास योजना को जितनी राशि आवंटित की जाती है उस राशि का जो 60% जो राशि है वो व्यय होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सहायता के घटक हैं। पहला ऑप्शन है आवास स्थल का प्रावधान। दूसरा ऑप्शन है कच्चे या जीर्ण मकान का उन्नयन। तीसरा ऑप्शन है नए मकान के निर्माण के लिए सहायता। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सहायता के घटक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। यानी कि आवास स्थल का प्रावधान, नए मकान के निर्माण के लिए सहायता, कच्चे या जीर्ण मकान का उन्नयन, ये सभी जो है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घटक हैं। अगला प्रश्न है, कथन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 1 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया। कारण है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासहीनों और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन पहला है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। दूसरा ऑप्शन है, कारण सही है परंतु कथन गलत है। तीसरा ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। चौथा ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, कथन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 1 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल सही है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसको 1 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। कारण है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासहीन और कच्चे मकान में रहने वाले जो परिवार हैं उनको जो है सर्व सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना। यानी हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सही है।
पहला ऑप्शन है वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए न्यूनतम यूनिट साइज 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पर्वतीय राज्य या दुर्गम क्षेत्र तथा IAP जिले में जो है 1,30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, सभी सही है। मतलब वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर के 2023-24 की जो अवधि है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान किया गया है। और दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है आवास निर्माण के लिए न्यूनतम यूनिट यानी आवास पहले जो है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो है 20 वर्ग मीटर में बनाया जाता था, जिसे बढ़ा करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है सामान्य क्षेत्र यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जो है मकान का निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये प्रोवाइड किया जाता है, जबकि पर्वतीय राज्य या दुर्गम क्षेत्र या IAP जिले हैं उनमें जो है मकान के निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये की सहायता राशि प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य स्तर पर उपलब्धियों में शामिल है। पहला ऑप्शन है वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 11,76,140 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2023 तक भारत सरकार के द्वारा 11,76,146 आवासों का लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसमें 11,76,140 आवास स्वीकृत किया गया है। तीसरा ऑप्शन है स्वीकृत आवासों में लगभग 9,40,446 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है यानी छत्तीसगढ़ स्तर पर जो उपलब्धि है उसमें शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। यानी कि 2016-17 से लेकर के 2023-24 तक जो है हितग्राहियों मतलब लगभग 11,76,140 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। मतलब ये है कि भारत सरकार ने जो है 2016 से 2023 तक जो है छत्तीसगढ़ राज्य को लक्ष्य दिया था 11,76,146 आवास के निर्माण के लिए, और छत्तीसगढ़ ने उस आवास को निर्माण करने के लिए स्वीकृति प्रदान किया 11,76,140 का ही। और इस 11,76,140 जो आवास निर्माण का जो लक्ष्य था इसमें से लगभग जो है अब तक 9,40,446 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है 2016-17 से लेकर के 2023 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 2007-8 में, दूसरा ऑप्शन है 2008-9 में, तीसरा ऑप्शन है 2009-10 में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT यानी कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसे प्रारंभ किया गया था 2008-9 में। कब प्रारंभ किया गया था? 2008-9 में जो है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी कि RCT को प्रारंभ किया गया था। और इस संस्थान के माध्यम से जो है ग्रामीण BPL परिवार के जो हितग्राही हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि निर्धारित की गई है। पहला ऑप्शन है 300 घंटे का, दूसरा ऑप्शन है 250 घंटे का, तीसरा ऑप्शन है 200 घंटे, चौथा ऑप्शन है 150 घंटे। तो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी कि RCT इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो न्यूनतम जो अवधि होती है यानी कि ट्रेनिंग की जो न्यूनतम अवधि होती है वो होती है 200 घंटे का। ठीक है। मतलब न्यूनतम 200 घंटे का ट्रेनिंग दिया ही जाता है किसके अंतर्गत? ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाने की कितनी मजदूरी मिलेगी? पहला ऑप्शन है दैनिक दर पर, दूसरा ऑप्शन है घंटों की दर पर, तीसरा ऑप्शन है कार्य के आधार पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाने की जो दर होती है वो होती है कार्य के आधार पर। मतलब कि जो भी इस योजना के अंतर्गत जो है कार्य करता है उनको उनके कार्य के आधार पर मजदूरी प्रोवाइड किया जाता है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है गढ़कलेवा योजना के संबंध में सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए पारंपरिक खान पान, आहार एवं व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित किया जाता है। दूसरा, विधवा, परित्यक्ता, जनजाति महिला स्व सहायता समूह को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इस योजना को 2020 से प्रारंभ किया गया है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में कहा गया है कि गढ़कलेवा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा कि इस योजना को 2020 से प्रारंभ किया गया है, ये जो कथन है गलत है। जो गढ़कलेवा योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 2009 में। ठीक है, 2009 में गढ़कलेवा योजना है इसे प्रारंभ किया गया था। और इसका जो इस योजना के अंतर्गत मतलब इस योजना का जो उद्देश्य होता है जो छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको संरक्षित करते हुए पारंपरिक खान पान, आहार एवं व्यंजन से देश दुनिया को परिचित करना। और इस योजना के अंतर्गत जो है जो विधवा महिलाएं हैं या परित्यक्ता है या कोई जनजाति महिला है या कोई स्व सहायता समूह है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु संचालित योजना है। पहला ऑप्शन है निरामया योजना, दूसरा ऑप्शन संजीवनी कोष, तीसरा ऑप्शन है निरामया कुष्ठ रोग उन्मूलन योजना, चौथा ऑप्शन है स्पर्श योजना। तो कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु जो है स्पर्श योजना संचालित की जा रही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है इंदिरा आवास योजना में कितने प्रतिशत निःशक्त जन को लाभ दिया जाता है? पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 3%, तीसरा ऑप्शन है 60% और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो है इंदिरा आवास योजना में जो आवंटित निधि है उस निधि का जो है 3% जो राशि है वो प्रोवाइड किया जाता है निःशक्त जन को। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, बाकी जो 60% जो निधि है, ठीक है, 60% जो राशि है किसका, इंदिरा आवास योजना को जो आवंटित राशि है या निधि है उसका 60% जो राशि है वो प्रोवाइड किया जाता है SC ST के लिए। ठीक है, आवंटित किया जाता है SC ST को। और जो 15% निधि है ये प्रोवाइड किया जाता है अल्पसंख्यक को। किसका, इंदिरा आवास योजना को आवंटित निधि का 15% जो निधि है वो राशि होता है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा के संबंध में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इसका प्रारंभ 24 जनवरी 2011 को किया गया। दूसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति जैसे कि गंभीर बीमारी, दुर्घटना, आगजनी व अन्य स्थिति में इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसे बुलाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है इसका टोल फ्री नंबर 108 है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में कहा गया है कि संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये हमें बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसका जो प्रारंभ है 24 जनवरी 2011 को किया गया, ये जो कथन है गलत है। ठीक है, इसका प्रारंभ किया गया था 25 जनवरी 2011 को। ठीक है, जो संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा है इसका प्रारंभ 25 जनवरी 2011 को किया गया था और जिसका टोल फ्री नंबर है 108, जिस पर कॉल करके, ठीक है, किसी भी गंभीर स्थिति में या गंभीर बीमारी हो, दुर्घटना हो, आगजनी हो, ऐसी स्थिति में जो है इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मदद के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में श्रमिकों की कार्य अवधि विश्राम सहित कितने घंटे की होगी? पहला ऑप्शन है 6 घंटा,
दूसरा ऑप्शन है 9 घंटा, तीसरा ऑप्शन है 8 घंटा, चौथा ऑप्शन है 12 घंटा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में श्रमिकों की कार्य करने की जो अवधि होती है विश्राम सहित 9 घंटे की होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है इसे शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा ऑप्शन है इसे शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रारंभ किया गया था। तीसरा ऑप्शन है इसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया गया। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना है इसे जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रारंभ किया गया था या लागू किया गया था, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना को ठीक है शुरू करने का जो उद्देश्य था, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु जो है कोविड के दौरान हुआ हो, ऐसे स्कूली बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना और ऐसे बच्चों को जो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश की प्राथमिकता दिया जा रहा है इस छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के माध्यम से। और इसके तहत जो है 1ली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है प्रति माह 500 रुपये का जो है छात्रवृत्ति प्रोवाइड किया जा रहा है महतारी दुलार योजना के माध्यम से। और जो 9वीं से 12वीं कक्षा में बढ़ रहे हैं उन बच्चों को जो है प्रति माह 1000 रुपये का छात्रवृत्ति मिल रहा है, ठीक है, इस योजना के माध्यम से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015 को, दूसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल 2015 को, तीसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल 2014 को, चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2016 को। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पात्रता के संबंध में सही कथन नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति इसके पात्र होंगे। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है स्व सहायता समूह इसके पात्र होंगे। चौथा ऑप्शन है सोसाइटी पात्र होंगे। तो हमें बताना है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पात्रता के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वो होती है 8वीं पास। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। बाकी जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए जो है पात्रता की शर्तों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति आते हैं, स्व सहायता समूह भी आते हैं, पात्र होते हैं, सोसाइटी भी पात्र होता है, और इनके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम होनी चाहिए 8वीं पास। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोशनी कार्यक्रम के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु रोशनी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। दूसरा ऑप्शन है कौशल विकास हेतु रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित जिलों को शामिल किया गया है। तीसरा ऑप्शन है शामिल जिलों में बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और बलरामपुर आता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत जो सही कथन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, सभी सही है। इसका मतलब ये है कि जो रोशनी कार्यक्रम है इसे शुरू किया गया था नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ के कुल 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य और नक्सल प्रभावित जिलों को शामिल किया गया है। और इन 8 जो जिले हैं उनमें शामिल है बस्तर संभाग के सभी 7 जिले और एक बलरामपुर जिला। ऐसे आप याद कर सकते हैं जिलों को। ठीक है, बलरामपुर जिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन है इस योजना को 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण जनों के मध्य सामुदायिक जीवन पद्धति को विकसित करना और ग्रामीणों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना इसका उद्देश्य है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो सामुदायिक विकास योजना है इसके संबंध में सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। सभी जो कथन है जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं सारे सही हैं। यानी कि जो सामुदायिक विकास योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को,
और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ग्रामीण जनों के मध्य सामुदायिक जीवन पद्धति को विकसित करना, ग्रामीणों में जिम्मेदारी की भावना का विकसित करना और ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन है 1969, दूसरा ऑप्शन है 1975, तीसरा ऑप्शन है 1982, चौथा ऑप्शन है 1994। तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक यानी कि नाबार्ड का बात किया जा रहा है यहाँ पे। नाबार्ड स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो नाबार्ड है इसका स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 को, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और याद रखिएगा, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो राष्ट्रीय बैंक है यानी कि नाबार्ड है, इसकी जो स्थापना है ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। शिवरामन जो समिति है इसकी सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य का उल्लेख किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 17, दूसरा ऑप्शन है धारा 20, तीसरा ऑप्शन है धारा 19, चौथा ऑप्शन है धारा 18। तो सूचना आयोग की जो शक्तियां और कृत्य है ये बताया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में। धारा 18 में सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य का उल्लेख है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 15, दूसरा ऑप्शन है धारा 16, तीसरा ऑप्शन है धारा 14, चौथा ऑप्शन है धारा 6। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।